मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस 1.6X 2022 मॉडल। ऑल्टिस अपनी कैटेगरी में काफी अच्छा ऑप्शन है और ये गाड़ी एनी डे यारिस और सिटी वगैरह से बेहतर ऑप्शन है। पर ये स्पेसिफिक गाड़ी है अपनी कंडीशन के लिहाज से टोटल जेन्युइन और 30,000 के अंदर अंदर ही चली हुई है। प्राइस को ये गाड़ी काफी हद तक जस्टिफाई करती है। कोरोला का ये फेस्टिव वाला वर्जन है। एग्जैक्टली ये गाड़ी क्या चीज है ये सब मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 62 लाख है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, टोटल जेन्युइन है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी के मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ गुड कोरोला एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. कोरोला की शिप पाकिस्तान में 2014 से आ रही है और इसके बाद सिविक या लैंड के बहुत सारे अलग अलग वर्जन आ चुके हैं, लेकिन ये गाड़ी अभी तक इसी शेप में आ रही है। 14 में सिविक रिबर्ट थी, फिर सिविक एक्स भी आ गई और फिर 11 जेन भी आ गई, जबकि ये अभी तक वही चल रही है। लेकिन इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया गया है टोयोटा की तरफ से, जिसकी वजह से इसके लोग सब कोई खास ऑब्सोलेट नहीं लगती हैं आज भी। हेडलाइट इसमें ऑल्टिस 1.6 में हेलोजन वाली आती हैं, बट इनको आप ऑब्वियसली LED वगैरह लगा के बेहतर कर सकते हैं। बाकी इसमें फॉग लैंप नहीं आते, ये मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड चीज है। ये गाड़ी 60 लाख प्लस की है बट इसमें फॉग लैंप नहीं आ रहे। ये इसका एक्स वाला वर्जन है तो इसका बम्पर फ्रंट पे काफी डिफरेंट कर दिया गया है एज कम्पेयर टू पहले वाली कार्स। इसमें एक ब्लैक वाला पोर्शन दे दिया गया है जो कि इसकी लुक्स काफी बेहतर बना रहा है। साइड पे इसमें एक्सटेंशंस दे दी गई हैं जो कि अगेन लुक्स में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। बाकी वाइपर वगैरह इसमें सारा कुछ नॉर्मल है और कट लाइंस यहाँ पे काफी फ्लोइंग सी हैं। और अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी चीजें डिसेंट हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में रिम 16 इंचेस के आ रहे हैं। इनिशियली जब ये गाड़ी आ रही थी तो इसमें रिम 15 इंचेस के थे और इसके अलावा इस गाड़ी में एक बेसिक वर्जन भी आता है जिसमें व्हील कैप्स आते हैं। ऑल्टिस 1.6 में इवन आज भी वो गाड़ी मैनुअल होती है और ट्रांसमिशन भी इसकी काफी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी इसके फ्रंट पे डुअल VVT की बैजिंग दी गई है जो कि अब 2025 में जाके खत्म कर दी गई है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। और अगर बात की जाए फ्लूड साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे ये गाड़ी अपनी सही वैल्यू को जस्टिफाई करती है क्योंकि साइज के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको सिटी या यारिस मिलती हैं जो कि साइज में भी इससे छोटी होती हैं, उसमें फीचर्स भी कम आते हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक है। ये एक ऐसी चीज है जो कि काफी मैटर करती है। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स आपको सिविक, लैंट्रा या बड़ी गाड़ी में देखने को मिलेंगी, इस गाड़ी में भी हैं, जबकि यारिस या सिटी में अगर आप पीछे गौर करें तो उसमें ड्रम ब्रेक होती है, डिस्क ब्रेक नहीं होती। बाकी इसके अलावा इंटीरियर एक्सेस इस गाड़ी में आसान है क्योंकि आपकी हाइट पे ही है। सिविक में बैठना और निकलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो गाड़ी काफी नीचे है और कुछ टाइम बाद आपकी कमर में दर्द करना शुरू कर देती है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ये साइड स्कर्ट्स दी गई हैं जो कि लुक्स को बेहतर बना रही हैं। हाइट के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और ये गाड़ी हार्ड टॉप है। इसमें कुछ टाइम पहले एक और वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया था, ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन। वो गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है और इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है ग्रैंडी की तरह। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी की मेन वजह की तो वो है इसका सस्पेंशन। कोरोला पाकिस्तान में खड्डों पे रिस्पॉन्स की वजह से ही बहुत ज्यादा फेमस है। ये गाड़ी गांव देहात में नीचे भी नहीं लगती, खड्डों पे काफी सॉफ्ट फील करवाती है, जबकि सिविक या लैंट्रा वगैरह आपको सही खड्डे फील करवाती हैं एज कम्पेयर टू दिस कार। और इसके अलावा इसके बारे में एक और चीज अच्छी ये है कि इसमें बैक पे अगर आप 3 से 4 लोग भी बिठा दें तब भी ये गाड़ी नीचे नहीं लगती, जबकि सिविक में 2 लोग भी बैठ जाए बैक पे तो वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। बाकी इसके अलावा इसमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 55 लीटर्स की है। ट्रैक्टर लाइंस यहाँ पे भी काफी फ्लोई और स्मूथ सी दी गई हैं, लेकिन जो इसके साइड पे एक्सटेंशंस है बैक पे ये थोड़ी सी बाहर जा रही है टायर से, तो मेरे ख्याल से ये चीज बेहतर हो सकती थी। अगर आप इस पे बड़े टायर लेके लगा दें तब इसकी लुक बेहतर हो जाएगी, बट अभी ये थोड़ा सा ना इसके टायर छोटे लग रहे हैं बॉडी के हिसाब से। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बार बार अपडेट किया गया है और आज भी ऑब्सोलीट नहीं लगता। टेल लाइट इस गाड़ी की क्रोम और रेड की कॉम्बिनेशन के साथ हैं। क्रोम पहले इसमें इतना नहीं आ रहा था, फेसलिफ्ट के बाद से दिया गया है। और इसके अलावा इसमें एक पहले वाली गाड़ी में यहाँ पे काफी बड़ा सारा पोर्शन था रेयर फॉग के लिए जो कि खाली ही होता था और इसकी लाइट यहाँ पे बंद होती थी, जबकि इस गाड़ी में उस वाले एरिया के अंदर भी इसकी लाइट को कंटिन्यू कर दिया गया और इसकी लुक काफी कंप्लीट सी आती है फेसलिफ्ट के बाद। बाकी इसकी ट्रंक की जो गार्निश है ये भी फेसलिफ्ट में पतली करके टेललाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दी गई थी। पहले ये गार्निश बड़ी आती थी और इसके अलावा टेललाइट्स के अंदर नहीं होती थी। इसके अलावा ऑल्टिस 1.6 के बारे में एक चीज वियर्ड है, वो ये है कि इसमें बैकपैक ट्रंक का रिलीज ही नहीं दिया गया। ना ही कोई चाबी घुसाने की जगह है, ना ही यहाँ पे कोई नीचे सॉफ्ट अनलॉक है। आप इसकी ट्रंक को यहाँ से अनलॉक नहीं कर सकते, या आप गाड़ी के अंदर से करेंगे या फिर की फॉब से करेंगे। तो की फॉब पे इसका रिलीज दिया गया है और अनलॉक करने पर इसकी ट्रंक कुछ हद तक ऊपर उठती है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ भी एक फैक्ट इंटरेस्टिंग है, तो ये है कि इसकी ट्रंक कैपेसिटी 475 लीटर्स की है और इसकी डिग्गी यारिस से छोटी है। यारिस की ट्रंक कैपेसिटी 500 लीटर है, तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब सा फैक्ट है। बड़ी गाड़ी होने के बावजूद इसकी डिग्गी छोटी है और इसकी वजह यह है कि इसका ट्रंक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, यारिस का ट्रंक डीप काफ़ी है। फिर इसके अलावा इसमें स्पेयर टायर आता है कंपनी से ही। स्पेयर टायर इस गाड़ी में अनयूज्ड और बिल्कुल ब्रांड न्यू है और बाकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन वगैरह दी गई है।
रेयर बेंचेस इस गाड़ी के अंदर स्प्लिट में नहीं है, फोल्डेबल नहीं है, जबकि ग्रैंडी में रेयर बेंचेस फोल्डेबल भी आते हैं। फिर इसके अलावा इसके बैक पे बम्पर में ये एक ब्लैक वाला एरिया ऐड कर दिया गया था जो कि इसके लुक्स को थोड़ा सा बेहतर बना रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज जो है वो ये है कि ये गाड़ी स्पेशियस है एज कम्पेयर टू यारिस या सिटी वगैरह। यहाँ पर आपको ड्राइवर के लिए भी अच्छा खासा रूम मिलेगा, पैसेंजर के लिए भी, और बैक पे भी लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं है। सेम गोस फॉर हेड रूम। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वही है कि सनरूफ वाली गाड़ियां बेशक वो ग्रैंडी हो या ऑल्टिस 1.6 हो, सनरूफ वाली गाड़ी की छत थोड़ी सी नीचे होती है, तो इसमें वो वाला इशू भी नहीं है। छत अच्छी खासी स्पेशियस है और किसी को भी यहाँ पे इशू नहीं होगा। फिर इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और काफी बार अपडेट की गई है। पहले ग्रैंडी में सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल होता था, ऑल्टिस में स्टीयरिंग बिल्कुल बेसिक होता था, जबकि इस गाड़ी के केस में स्टीयरिंग भी इम्प्रूव कर दिया गया, मीटर भी इम्प्रूव कर दिया गया, डैशबोर्ड भी काफी हद तक डिफाइन किया गया है। अगर बात की स्टीयरिंग व्हील की, तो ये ऑल्टिस में फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुआ था। प्री फेसलिफ्ट ऑल्टिस में GLI वाला स्टीयरिंग था, 3 स्पोक वाला, बिल्कुल बेसिक था। ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है, इस पे MID की विजन नेविगेट करने के लिए कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है भी टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक, यानी कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये चीज बहुत कम गाड़ियों में होती है। बाकी इसके जो हेडलाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, ये वाइपर कंट्रोल हैं, ये नॉर्मल हैं। ग्रैंडी के वाइपर्स रेंज सेंसिंग आते हैं। खैर, इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी इम्प्रूव्ड है इस तरह से कि अभी इसमें ग्रैंडी वाला मीटर आता है। पहले ऑल्टिस में GLI वाला मीटर था जो कि बिल्कुल बेसिक सा था, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। इसके बीच में 4.2 इंचेस की MID क्लस्टर दिया गया है, जिसके बीच में आप स्टीयरिंग पे दिए गए कंट्रोल से नेविगेट कर सकते हैं। ये आपको गाड़ी की स्टैट्स, गाड़ी के काफी सारे फीचर्स और इसके अलावा ट्रेल्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की सारी चीजें शो करवाएगा। ऑडोमीटर इसका 29,946 पे है, जो कि मेरे ख्याल से एक काफी लो एवरेज है इस मॉडल ईयर की गाड़ी के लिहाज से। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स जो हैं इसके नॉर्मल से हैं, ग्रैंडी में के बीच में क्रोम आता है। फिर इसके अलावा नीचे काफी मैसिव मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीजें ऑफर करती है। फीचर्स में अच्छे आते हैं, बट ग्रैंडी की स्क्रीन देखने में तो ऐसी ही होती है, लेकिन उसमें थोड़े से ज्यादा फीचर्स होते हैं। बाकी इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि नॉर्मल है, गियर सिलेक्टर दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक है। इसकी गियर सिलेक्शन है PRND3 2 ऑल लोड। इसका जो नया CVT वाला वर्जन आ गया है उसमें मैनुअल वाला ऑप्शन भी आ गया है, आप उसको मैनुअली भी चला सकते हैं। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, फोन के लिए जगह दी गई है, पीछे 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पे इसके बड़े वर्जन में कंट्रोल्स आते हैं। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में आज तक 2025 में भी है नॉर्मल आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकती थी। इस कैटेगरी में सारी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक पे मूव हो गई हैं। और इसके अलावा पीछे पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। एक दफा उठाएंगे तो इसका ऊपर वाला एरिया खुलेगा जिसमें आप वॉल्ट वगैरह रख सकते हैं, दोबारा उठाएंगे तो इसका पूरा एक कंपार्टमेंट खुल जाएगा जिसमें आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात की सीट्स की, तो 1.6 में सीट फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। इसमें उनके ऊपर ये कवर चढ़ाए हुए हैं लेदर के, जो कि लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। और इसकी ड्राइवर की सीट में हाइड्रोलिक भी आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आप इसकी हाइट को रेज और लोअर कर सकते हैं। बाकी एक बात कीजिए डोर्स की, तो डोर्स की फैब्रिक की फिनिश में है, बाकी ये हैं बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। और इसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड का ओवरऑल लुक है ये फेसलिफ्ट में रिफाइन किया गया था। पहले वाली गाड़ी का ये वाला एरिया डिफरेंट था और वो बिल्कुल ग्लॉस सा था, इसमें थोड़ा मैट और डिफरेंट सा कर दिया गया है लुक्स के लिहाज से। बाकी विंडोज गाड़ी में पावर्ड है, ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। और इसके अलावा साइड मिरर्स के आप गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड नहीं कर सकते। और इसके अलावा वेंट मिरर्स गाड़ी में सिर्फ पैसेंजर के लिए आता है। बाकी इस गाड़ी में सिर्फ कैबिन लाइट्स हैं। ग्रैंडी में यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें आती हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। ना यहाँ पे लेगरूम का इशू है, ना ही हेडरूम का। और इसके अलावा अमेनिटीज भी यहाँ पे डिसेंट हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर कंसोल आता है जो कि GLI से ऑनवर्ड्स आता है। फन फैक्ट यहाँ पे ये है कि XLI में नहीं आता, उसकी जगह बिल्कुल ब्लैंक होती है, बंद होती है। XLI में बैक पे ब्रेक लैंप भी नहीं आता, जो कि इस गाड़ी में आता है। खैर, बाकी इसमें ये 2 कप होल्डर्स हैं, आप इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। और इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट है, तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पावर आउटलेट दिए गए हैं। और इसके अलावा बाकी सीट बेल्ट्स हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स हैं, सीट्स ये भी फैब्रिक की फिनिश में है। और कोरोला में स्पीकर्स बैक पे आते हैं, डोर्स में नहीं आते। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी की पावर हाउस की, यानी कि इंजन की, तो कोरोला में तो बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं, 1300, 1600, 1800, 2000 सीसी डीजल, जबकि ये गाड़ी 1600 सीसी है। ये बेसिकली एक मिड में आता है और ये काफी डिसेंट इंजन है। ये गाड़ी 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इसमें इससे छोटे इंजन भी आते हैं XLI और GLI में, वो भी सफिशिएंट होते हैं डे टू डे यूज के लिहाज से। ये गाड़ी 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ट्रांसमिशन इस टाइम पे तो एक ही आ रही थी, 4 स्पीड ऑटोमेटिक, लेकिन रिसेंटली इस गाड़ी में CVT वर्जन भी आ गया है। वो गाड़ी अब 7 स्पीड है और ड्राइव के लिहाज से इससे थोड़ी सी बेहतर है, बट प्राइस के लिहाज से इससे काफी महंगी है।
तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी डे टू डे यूज के लिहाज से फिट है। बाकी इसका इंजन काफी मैसिव है एज कम्पेयर टू XLI और GLI। इसका पूरा ही इंजन ब्रेक काफी टाइटली पैक्ड है। इससे बड़ा इंजन भी आता है इसमें ग्रैंडी, और वो इंजन भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। बाकी इसमें फिर ABS भी दिया गया है जो इसकी ब्रेकिंग को बेहतर बनाता है, और बाकी बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है जो काफी हद तक बोनट की हीट को कंट्रोल करती है। एवरेज की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 13-14 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। बहुत प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 15-16 पे भी जा सकती है। और अगर बात की जाए टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है ऑल्टिस है 205, 55 और 16 इंचेस का रिम इसमें फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुआ था, और ये मल्टी स्पोक रिम है एल्यूमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ। इसके रिम चेंज भी कर दिए गए थे 2022 के बाद से, और टायर्स गाड़ी में योकोहामा एडवान है जो कि इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट टायर है। मतलब सिविक या एलेंट्रा में से सबसे बेहतर टायर इसी गाड़ी में आ रहा है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। बाकी इसमें ABS भी आती है जो इसकी ब्रेकिंग को बेहतर बनाती है, और इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी आती है जैसे कि मैंने पहले कवर किया। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।